अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस भारतीय लोकतंत्र में आम इंसान को, मतदाता को, विपक्ष के नेता को क्या बोलने की इजाज़त नहीं है। संविधान तो बाकायदे और व्यक्ति की आज़ादी देता है हमको। और सवाल ये उठता है कि कोई 20 साल 15 साल पहले जनता के मुद्दों को लेकर के या सरकार जो कर रही है उसके खिलाफ अगर धरना प्रदर्शन करता है, कोई जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, निश्चित तौर पर उसमें कहीं कहीं कानून व्यवस्था का मामला उठता है और पुलिस इसे लेकर के एफआईआर भी दर्ज करती है। बहुत से लोग गिरफ्तार भी होते हैं। कई ऐसे मसले होते हैं जबकि एफआईआर दर्ज कर ली गई और जिन लोगों ने व्यापक पैमाने पर आंदोलन किया किसी मुद्दे को लेकर के, वो वहाँ से जाने के बाद जब तितर बितर हो गई या खुद वहाँ से हट करके चले गए, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और संबंधित पक्ष यानी कि एक्स को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। क्योंकि राजनीतिक दल का कोई भी नेता होगा, राजनीतिक धरना प्रदर्शन विरोध इस सिलसिले में अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है या गिरफ्तारी होती है एक राजनीतिक बंदी की तौर पर, तो वो भी जब भी उसे मालूम होता है कि हमारे खिलाफ एफआईआर है और कोर्ट से समन है, नोटिस है, तो वहाँ खुद जाकर के वो उपस्थित भी होते हैं। लेकिन ऐसे मामले मुझे याद नहीं आते हैं कि इस तरह के प्रकरण में किसी को जेल भेज दी जाए। अभी एक ताजा तरीन मामला बिहार का आया है। यहाँ पर सीपीएल माले के एक विधायक को 20 साल 2001 के मामले में धरना प्रदर्शन के जेल भेज दिया गया और एक अन्य विधायक को विरोध प्रदर्शन के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कल राहुल गांधी को लेकर के टिप्पणी की है, यहां तक कह दिया कि वो उनकी भारतीयता, उनकी नागरिकता, उस पर सवाल खड़ा कर दिया टिप्पणी के माध्यम से, जिसे सत्ता पक्ष ने ऐसा समझ लिया कि कोई आदेश आ गया हो और राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे। हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमारे सामने उपस्थित हैं कॉमरेड अमृत कुमार जी। पहले हम चर्चा कर लेते हैं इन दोनों मसलों पर। बिहार में जो कुछ चल रहा है, वो जो कार्रवाई चल रही है वो, और जो राहुल गांधी पर जब कल, हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को उस मानहानि के मामले में राहत भी दी है, हाई कोर्ट के उस निर्देश को लेकर के स्टे भी किया है, लेकिन वो जो उनकी टिप्पणी आई है उसे लेकर के सत्ता पक्ष काफी आह्लादित है। क्या कहें? देखिए, जहाँ तक सवाल है वहीं से शुरुआत में करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट को कतई ये अधिकार नहीं है जब तक कोई बड़ा क्राइम न हो जाए
कि वो हमारे नेता पर कोई टिप्पणी करे। अगर टिप्पणी करना है तो क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी को समेटा? वो भी बहुत सी टिप्पणियां करते रहते हैं, ऐसे अनाप शनाप बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी नॉन बायोलॉजिकल की बात करते हैं। नहीं करना चाहिए, ये संविधान छूट नहीं देता। संविधान हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, तो उन व्यक्तियों के समूह के नेता को क्यों नहीं? और एक चीज़ और ही है कि हमारे जितने बड़े नेता हैं वो बहुत से सवालों को सदन में नहीं रख पाते हैं। एक तो सदन की जो कार्रवाई चल रही है वो माशाअल्लाह उठाने का मौका ही नहीं मिलता उठाने है। का मौका नहीं, तो उनको जो दूसरा मौका मिलता है जनता के बीच, वो उठाते हैं। ये तरीका है। राहुल गांधी ने भी बहुत पहले कोई बात कही, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, और उसको धीरे 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 यहाँ तक पहुँचा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे टिप्पणी करने से बचना चाहिए था, क्यों कि ऐसा टिप्पणी यह बताता है, या जनता को शंका हो रही है, जनता को शंका हो रही है कि कहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट भी चपेट में तो नहीं आ गया तानाशाही के। खैर, इस पर मैं टिप्पणी ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ। 1914 में ये सत्ता में आए, उस समय छिटपुट पूरे देश में गिरफ्तारियां शुरू हुई, पत्रकारों की हुई, राजनीतिज्ञों की हुई। जब जब नेशनल कॉल आते हैं तो हम कोई परमिशन नहीं लेते, सूचना देते हैं, और सूचना देते हैं, और सूचना के अनुसार जो है हम अपना प्रदर्शन धरना करते हैं। पूरे देश में हुआ, बनारस में भी हुआ। वो दूसरे कार्यकाल 19 दिसंबर 1919 CANRC के विरुद्ध क्या अपराध हम लोगों ने किया था, या क्या अपराध जो लोग पकड़े गए उन्होंने किया था। हम लोग ये सोच रहे हैं कि जैसा कि आप शुरू में भूमिका में ही कह दिया कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग शाम तक 144 मान लीजिए तोड़ा है, तो 144 धारा में चालान होएंगे और शाम तक अपने मुचलका पे छूट जाएंगे। कभी कभी मुचलका पर भी दस्तखत नहीं कराया जाता, हम जेल जाना चाहते हैं, नहीं भेजा जाता। लेकिन 6 बजे के बाद यह फोन गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से आता है कि इनको अब जेल भेजना है। पुलिस भी कि करना क्या, तो उनका मैसेंजर डीएम ने कहा कि इनको अब जेल भेजो। तो जेल भेजने की कार्रवाई अब शुरू हुई। तो हम लोग बाथरूम भी जाते थे तो पीछे पीछे जो है पुलिस लगती थी। हम लोग भी तब तक शंका नहीं कर रहे हैं कि हम लोग जेल जा रहे हैं। पुलिस वालों ने बताया कि आप अरेस्ट हो गए। अच्छा भाई, अरेस्ट हो चुके हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं, हम लोग भागे कहाँ, मुकदमा चल रहा है, हम लोग हाजिर होते हैं, बल्कि सरकार ही उस पर सुनवाई नहीं करना चाहती। उसके चार्जशीट तो बन गए, लेकिन आज तक हमको लगता है उसमें से जिनको मुजरिम बनाया गया, राजनीतिक मुजरिम, उनमें से 2-3 लोग मर गए, शेष लोग हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। कुछ बच्चे जरूर बचेंगे जो BHU के थे, विद्यापीठ के थे या निजमुओं के थे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हम सरकार के फरमान की नाफरमानी भी नहीं कर सकते? ये हमारा अधिकार है डेमोक्रेसी। तो ऐसे में हमारे नेता का आप उनको डायरेक्शन देंगे, जैसे लोकसभा में हो रहा है कि आप जो है ऐसे आपको बैठना चाहिए, ये पहन के आना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अब प्रतिपक्ष के नेता हैं। अरे भाई, तो यही बात हमारे प्रधानमंत्री जी पर क्यों नहीं लोकसभा के अध्यक्ष बोलते? निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को एक र्यूमर उड़ाने का वो जरिया मिल गया है, और मैं समझता हूँ कि यह मुकदमा टिकने वाला भी नहीं है, जो मानहानि का मुकदमा है। इसके बाद भी एक कोशिश पप्पू बनाते बनाते थक गए, तो अब ये कह रहे हैं कि इनको विपक्ष का नेता ही नहीं बनने आ रहा है, ये कोशिश करेंगे। जी जी जी। तो अब
हम आते हैं बिहार पर। बिहार में 2001 में कोई घटना घटती, आज 23 साल लगभग जहाँ तक 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। 24 साल बाद बिहार के विधायक को ये कहा जाए कि भाई आप इस अचानक पुलिस पहुंचे और आपको अरेस्ट किया जाता है। दूसरे विधायक को जो है अदालत में हाजिर होने के बाद, जबकि ऐसा कोई क्राइम है नहीं किया है उसने, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि हम लोगों के पास समय नहीं होता तो कोई किसी मुकदमे में हिलावाली भी कर जाते हैं कि नहीं जाएंगे, चलो आगे देखेंगे। हम भूल भी जाते हैं कि हमारे पर मुकदमा जो चल रहा है वो कौन सा डेट पड़ा, तो आप जो है घर में पुलिस भेज दीजिएगा और सीधे जो है अदालत में हम जाएं तो हमको जेल भेज दिया जाए। यह तरीका है। इसका मतलब ये है कि सरकार और चुनाव आयोग अपने कुकृत्यों से डरा हुआ है और यह स्वाभाविक तौर पर मालूम होगा कि हर कार्यकर्ता लड़ता है लेफ्ट का। अगर हमारा विधायक नहीं भी रहेगा, वो जेल में भी रहेगा, तो बिहार का हर कार्यकर्ता विधायक बन जाएगा और विधायक बन के इस आंदोलन को लक्ष्य तक ले जाएगा। इसमें और ये कई और जो हमारे लोग, हमारे शुभचिंतक या बिहार की जनता यह देखेगी कि अरे ये क्या होने लगा, तो वो और जुड़ती चली जाएगी, क्योंकि ये राजनीतिक दलों के संकट की बात नहीं है, ये जनता के नागरिकता का सवाल है। और इस नागरिकता पर यदि कुठाराघात होगा तो यह आंदोलन अपनी जवानी पे जाएगा, आप देखते रहिए। नहीं, ये लग भी रहा है कि जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है उसकी, समूचा विपक्ष पिछले एक हफ्ते से संसद में चर्चा की मांग कर रहा है और संसद रोजाना ये सिर्फ इसी मुद्दे पर 11 बजे शुरू होती है, 11:30 बजे प्रश्नकाल आता है, 12 बजे बजते बजते हंगामे के बीच में उसको कार्यवाही स्थगित की जाती है घंटे 2 घंटे के लिए, फिर उसके बाद शुरू होती है और फिर वही स्थिति बनी रहती है और पूरे दिन के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। और अब तो ये भी स्थिति आ गई है, खासतौर पर राज्यसभा में, जिसको कि नेता प्रतिपक्ष ने उसको मुद्दा भी बनाया और सवाल भी खड़ा किया कि सदन में पार्लियामेंट की अपनी एक सिक्योरिटी है, वो आकर के उन सांसदों को उनकी मदद भी करती है, उनकी सुरक्षा भी करती है और कोई हल्ला हंगामा होता है तो वो उसको संभालते भी हैं। लेकिन पिछले दौरान, अभी इसी सदन के कार्रवाई के दौरान, मानसून सत्र के ही दौरान, बाहर से अर्धसैनिक बलों को बुला करके जो है वो वेल में विपक्ष को शांत कराने के लिए या जो कुछ भी कार्रवाई हो, बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत पड़ रही है। असल में वो अपराधी हैं क्या? असल में अपराधी नहीं हैं, लेकिन सच यह है कि यह तानाशाही व्यवस्था अब ये चाहती है कि सदन में नेता भी कैसे, उनका वो कैसे रहें, उनका रहन सहन कैसा हो, पहले ही मैं बोल दिया, वो बातचीत कैसे करें, सरकार के खिलाफ सरकार से पूछ के सवाल करें कि भाई इस सवाल पे एग्री हैं कि नहीं है। जैसा कि लोकसभा के अध्यक्ष कई बार कह चुके कि आपका सवाल जो है मैं लेता हूं और सरकार के साथ वार्ता करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी चर्चा हो। यह तरीका है ही नहीं है। संसद इसीलिए चलता है। आप तो मनाते रह गए हम लोग कि मान जाओ, विशेष सदन बुला लो, सर्वदलीय बैठक में उपस्थित हो जाओ। तो जब नहीं रहते हो तो ऐसे में जो जनता का अधिकार मिला हुआ है, हमारे नेताओं का अधिकार मिला हुआ कि संसद में बैठ के शिद्दत से वो बात करेगा,
वो मारामारी करने नहीं गया है, वो किसी का गला दबाने नहीं गया है। लेकिन यह सरकार नहीं चाहती हर स्थिति में चुनाव चुनाव चुनाव, कैसे चुनाव जीतना है, इसके एजेंडे में यही है। नहीं, यहाँ एक चीज़ और मैं चूँकि संसद का जिक्र आ गया तो मैं कहूँगा कि एक जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है राहुल गांधी के ऊपर कि ये उनको सोशल मीडिया में ये सारे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, संसद के भीतर उठाने चाहिए। मैंने आपसे बताया, आप भी देख रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से एक विषय पर चर्चा कराने की कोशिश की जा रही है, मांग की जा रही है, और वो चर्चा नहीं हो रही है, उसके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जब संसद में हमको कोई मुद्दा, किसी मुद्दे पर बात करने के लिए अनुमति ही नहीं मिलेगी, बहस का की इजाज़त ही नहीं मिलेगी, तो हम संसद में वो मुद्दा उठाएंगे कैसे? अब सवाल ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2014 में, 2019 में किसने किया? कौन प्रभावित किया सोशल मीडिया से जनता को? और अखबार भी उन्हीं के साथ खड़े हो गए थे 2014 से, वो चुनाव से पहले से। मीडिया भी उन्हीं के साथ खड़ी हो गई थी, क्योंकि खरीद फरोख्त हुआ था मीडिया का। अब हमारे पास सोशल मीडिया के अलावा कोई, या और संसद के अलावा कोई बात जगह रही नहीं गई, कोई प्लेटफार्म रही नहीं गया जहां हम अपनी बात कह सकें। क्या कारण है कि अंग्रेजी पीरियड में सारे राजनेताओं ने, सारे संगठनों ने एक अखबार निकालना शुरू किया। सभी दलों के, गरम दल हो, नरम दल हो, कोई भी हो, उनका एक अखबार हुआ करता था। आज अखबार का ज़माना थोड़ा लदता हुआ है या संभव नहीं है। तो ये यूट्यूब चैनल, जितने अब बड़े नेता हैं यूट्यूब चैनल पर, जब उनकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही है तो अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। जब पत्रकार कोई रह ही नहीं गया तो खुद पत्रकार बन रहे हैं। तो ये विपक्ष के नेता तो डबल जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। अब इनको खतरा ये हो गया है कि सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के लोग आ गए हैं। अब जो है सोचने समझने वाले भी लोग आ गए हैं। जनता भी सोच रही है कि महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, जो है हमारा सुरक्षा तंत्र जो है संकट में पड़ा हुआ है, हमारी सीमाएं संकट में पड़ी हुई हैं, और आप जवाब नहीं देते। जिसका सेना भी कई बार उसको बोल चुकी है, वो चाहे चीन के बॉर्डर का मामला हो, लद्दाख का मामला हो, या पूर्वोत्तर के चीन बॉर्डर का मामला हो, ये सेना के अफसरान बोलते रहे हैं ना कि ये हो रहा है। मंत्री भी कई बार उनकी शायद हो सकता है कि जो है स्लिप कर जाते हैं सरकार के विरुद्ध भी, क्योंकि वो कहते हैं, विदेश मंत्री का बयान आया था कि चीन कोशिश की जा रही है वार्ता से कि हम जहाँ हैं वहाँ हम, वो जहाँ हैं वहाँ हम, वो। तो ये वार्ता आखिर चली क्यों? जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि न 1 इंच कोई घुसा है और न किसी को घुसने देंगे, फिर भी कैसे घुसे? ये बड़ा सवाल है। और हमको ये लगता है कि इतना बड़ा देश है, ये इतनी आसानी से ये अपनी व्यवस्था को थोप नहीं पाएंगे। 10 साल काफ़ी होता है। ये 11वें साल में प्रवेश हुआ है, इनका 15वां साल पूरा होते होते जनता इतनी उब जाएगी। अब देखिए रूबन ही होगा, वो घुटन में जी रही है कि हमको जो है रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको जो है महंगाई त्रस्त की हुई है, हम जो है खेत के बीज नहीं मिल रहे हैं, खाद नहीं मिल रहे हैं। ये कोई इशू नहीं रह गया, उससे बड़े बड़े इशू ला दे रहे हैं। इस बीच में मैं थोड़ा सा, सत्यपाल मलिक जी का आज निधन हो गया है। वो एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पहलगांव हमले का, राज्यपाल रहते हुए भी उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखा था, जिसकी चर्चा बार बार वो करते थे। इनको दबाव बनाया गया कि तुम चुप रहो, ऐसा बराबर बोलते रहे वो। आज वो आवाज़ शांत हो गई।
तो मैं उन्हें नमन करता हूं और आने वाले समय में उस तरह की आवाज़ कौन बनेगा इनके बीच से, उसका इंतज़ार भी करेंगे आगे। आज सत्यपाल मलिक जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के साथ ये परिचर्चा, इसे यही विराम दिया जाता है। हम फिर एक नए मुद्दे के साथ, एक नए मसले के साथ आपसे जरूर मुखातिब होंगे। आज बस इतना ही। इस अनुरोध के साथ, इस विनती के साथ, अगर आप सुन सकें, उस पर अमल कर सकें, मैं तो प्रार्थना करता हूं वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।